स्वागत है आपका ऋषभ आईएएस एकेडमी पर। आज का हमारा विषय है सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ठीक है, जब भी यूपीएससी में करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपने सिंधु जल संधि जो है वो देखा ही होगा और अखबारों में भी ये आता ही रहता है इसके बारे में। तो आज हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु जल संधि आखिर है क्या। तो ये 1960 में निर्मित हुई थी। तो हुआ ये कि आजादी के बाद दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान अपनी सिंचाई आवश्यकताओं के लिए सिंधु नदी बेसिन के जल पर निर्भर थे। तो इसलिए दोनों देशों के बीच जल के न्यायोचित बंटवारे की आवश्यकता थी। तो विश्व बैंक ने 1951 में जल साझाकरण विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी और आखिरकार दोनों देशों के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो आपकी सिंधु जल संधि है IWT है, इसमें सिंधु नदी के जल के उपयोग के लिए भारत और पाकिस्तान के जो अधिकार हैं और दायित्व हैं उनका निर्धारण किया गया है। इस संधि में 3 हस्ताक्षरकर्ता हैं, एक तो है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है विश्व बैंक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंधु जल संधि में कितने हस्ताक्षरकर्ता है, 3 है, भारत है, पाकिस्तान है और विश्व बैंक है। हालांकि सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत से होता है, फिर भी चीन को इस संधि से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब बात करें इसमें शेयरिंग ऑफ वाटर किस प्रकार है, जल साझाकरण किस तरीके से है। तो इसमें नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। इस संधि के तहत पूर्वी नदियां, जिसमें रावी, व्यास और सतलुज शामिल है, उनके समग्र जल भारत को बिना किसी रोक टोक के उपयोग हेतु आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो पूर्वी नदियां जिनमें रावी, व्यास और सतलुज है, इनका आवंटन भारत को है समग्र रूप से, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। और जो पश्चिमी नदियां हैं जिसमें है सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जल मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। हालांकि कुछ मामलों में भारत को इन पश्चिमी नदियों के, ये जो सिंधु, झेलम और चिनाब है, जिनका आवंटन पाकिस्तान को है, इनके जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, भारत इन नदियों के जल का उपयोग कृषि कार्यों में कर सकता है। इसके अलावा भारत IWT में निर्धारित मानदंडों का पालन कर इन नदियों में रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर सकता है। और ये जो रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनके कारण ही ये संधि काफी सुर्खियों में रहती है, क्योंकि भारत ने किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना यहां पर शुरू की थी, जिस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया था। बात करें रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं कैसी होती है, तो इसमें भारत क्या है कि ये जो सिंधु, झेलम और चिनाब जिन नदियों का आवंटन पाकिस्तान को किया गया है, इन पर डैम नहीं बना सकता, लेकिन नदी का पानी बहता रहे और इस तरीके से वो अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा भी ले कि जिससे बिजली का निर्माण हो जाए, तो ऐसा वो कर सकता है, लेकिन पानी को रोक नहीं सकता। तो भारत ने इस पर रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई हैं, जिसमें किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और रतले जल विद्युत परियोजना मुख्य है। ठीक है, और भारत द्वारा निर्मित जो इस प्रकार की परियोजनाओं पर पाकिस्तान आपत्ति दर्ज कराता है और पाकिस्तान का तर्क है कि ये परियोजनाएं संधि के निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करती है। सामान्य तौर पर पाकिस्तान भारतीय परियोजनाओं के लिए पश्चिमी नदियों के जल के उपयोग का विरोध करता रहा है कि भारत जो है वो पश्चिमी नदियों का आवंटन पूरी तरीके से पाकिस्तान पर है, तो वो उनके जल का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन भारत का कहना है कि इस संधि के तहत हम इन नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हैं, तो इस पर पाकिस्तान को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सिंधु जल संधि में ही एक स्थायी सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन का भी प्रावधान है। इसमें ये जो है नदियों के जल के उपयोग के संबंध में सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए दोनों देशों द्वारा आयुक्तों की नियुक्ति इसमें की जाती है। तो ये जो स्थायी सिंधु आयोग है, PIC है, इसको वर्ष में कम से कम एक बार बारी बारी से भारत और पाकिस्तान में बैठक करना अनिवार्य है। यह संधि जो है 3 स्तरीय विवाद समाधान तंत्र प्रदान करती है, यानी कि 3 प्रकार से इसमें विवादों के समाधान का तंत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें से ये जो PIC है, स्थायी सिंधु आयोग है, ये इसमें पहला स्तर है। और अब बात करें कि क्या भारत इस संधि से अलग हो सकता है या फिर पाकिस्तान इस संधि से अलग हो सकता है, तो ये जो आपका सिंधु जल संधि है, IWT है, इसमें किसी भी एक पक्ष यानी भारत या पाकिस्तान द्वारा संधि से अलग होने का प्रावधान नहीं है। कोई एक पक्ष अलग नहीं हो सकता। यह संधि जब तक लागू रहेगी जब तक कि दोनों देश आपसी सहमति से किसी और समझौते की पुष्टि नहीं कर देते। ठीक है, इस संधि की सफलता की बात करें तो इस संधि को सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय संधियों में से एक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस संधि का अस्तित्व आपसी विवाद और युद्ध सहित निरंतर चलने वाले तालाबों के बीच भी बना रहा है। ठीक है, तो आज हमने इस प्रकार सिंधु जल संधि के बारे में समझा है,
जो कि 1960 में लागू हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपने इसके बारे में अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।